हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 80। विक्रम के हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट देखकर कबीर उलझन में पड़ गया। वह विक्रम के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आया और अपने फोन में उस फोटो को देखने लगा जो नीलिमा ने उसे भेजी थी। कबीर ने उसे बहुत ध्यान से देखा तो वही ब्रेसलेट नजर आया। कबीर ने फोन साइड में रखा और खुद में बड़बड़ाया, इसका मतलब डैड उस रात वहां आए थे और उन्होंने मेरे जूस में कुछ मिलाया था। लेकिन डैड ऐसा क्यों करेंगी? अगर वो ऐसा करते तो वो हॉस्पिटल क्यों आते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये क्या हो रहा है? उर्वशी के साथ मिलकर डैड ने माँ को धोखा दिया, वो मेरे साथ भी गलत कर सकते हैं। मुझे नीलिमा से मिलना होगा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फोन उठाया और नीलिमा का नंबर डायल किया, पर नीलिमा ने कबीर का फोन नहीं उठाया। नीलिमा की फोन न उठाने से कबीर और ज्यादा परेशान हो गया और कहा, नीलिमा भी मेरा फोन नहीं उठा रही। अब सिर्फ एक ही आदमी है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। कबीर ने विराज चौहान का नंबर डायल किया। एक दो रिंग जाने के बाद ही विराज ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो। हाँ कबीर, कैसे फोन किया? मुझे आपसे मिलना है, कबीर ने गंभीरता से कहा। इस वक्त मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ, चौहान साहब ने कहा। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है, मैं आपके काम के बारे में सच जान चुका हूँ, कबीर ने थोड़ा गुस्से से कहा। चौहान साहब ने सुना तो थोड़ी देर खामोश रही और फिर कहा, ठीक है, 1 घंटे बाद मुझसे बाहर आकर मिलो, एड्रेस मैं भेज दूंगा। कबीर आगे कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया और कबीर बैठकर चौहान साहब के मैसेज का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही कबीर का फोन बजा। स्क्रीन पर नीलिमा का नंबर देखकर कबीर ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो नीलिमा। नीलिमा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुमसे मिलना है। वो सिल्वर ब्रेसलेट वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड है नीलिमा। हाँ नीलिमा, उस रात उन्होंने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? नीलिमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ नीलिमा, प्लीज। कबीर ने इतना सब कहा लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई और फोन कट गया। नीलिमा उससे बहुत ज्यादा नाराज है सोचकर कबीर ने मायूस होकर अपना फोन साइड में रख दिया। कुछ देर बाद फोन पर एक मैसेज आया। कबीर ने मैसेज देखा, वह नीलिमा का ही था, जिसमें लिखा था, जेडी मॉल के पार्किंग में आकर मुझसे मिलो। कबीर उठा, उसने अपना पर्स और फोन जेब में रखा और बाइक की चाबी लेकर निकल गया। मोहसिन उर्वशी और नीलिमा को अपने साथ लेकर घर चला आया। मोहसिन ने उन दोनों को वहां आराम से रहने को कहा और जैसे ही जाने लगा, नीलिमा ने परेशानी भरे स्वर में कहा, सर, मेरा फोन नहीं मिल रहा, लगता है वो कबीर के घर पर ही रह गया है। मैं फोन करके देखता हूँ, अपना नंबर बताना, कहकर मोहसिन ने जेब से अपना फोन निकाला और नीलिमा का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कोई उठा नहीं रहा, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आते हुए ले आऊंगा, मोहसिन ने कहा और वहां से चला गया। नीलिमा ने दरवाजा बंद किया और उर्वशी के पास चली आई। जो कुछ हो रहा था वह देखकर उर्वशी रोने लगी। नीलिमा ने देखा तो वह उसके सामने आकर बैठी और कहा, माँ, माँ चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नीलिमा, कुछ ठीक नहीं होगा, वो लोग हम सबको मार डालेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नीलिमा, मैंने विक्रम पर विश्वास किया और उसका साथ दिया, उर्वशी ने रोते हुए कहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ, उन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आप चिंता मत कीजिए, शक्ति सर हमारे साथ है माँ, वो हमें कुछ नहीं होने देंगी, नीलिमा ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है नीलिमा, मुझे यहाँ से ले चलो, हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, उर्वशी ने बदहवास सी हालत में कहा। हाँ माँ, हम चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए, कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे, नीलिमा ने उर्वशी को अपने सीने से लगाकर कहा। गौरी मुन्ना का हाथ थामे उसे डैम किनारे ले आई और उसे पानी में चलने का इशारा किया। गौरी, वहां पानी गहरा हो सकता है, मुन्ना ने गौरी को रोकते हुए कहा।
मान, आओ ना, देखो यहाँ पानी बहुत थोड़ा है। ये जगह बहुत अच्छी है, प्लीज आओ ना, यहाँ बैठते हैं। गौरी ने इतने प्यार से कहा कि मुन्ना उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ पानी में चला आया। गौरी और मुन्ना ने अपने जूते चप्पल बाहर ही निकाल दिए थे। गौरी मुन्ना के सामने पत्थर पर बैठी थी और पानी से खेल रही थी। मुन्ना उसके ठीक सामने पत्थर पर बैठा था और अपने पैरों को पानी में डाल रखा था। मुन्ना को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वह कुछ पल के लिए डैम की खूबसूरती में खो सा गया। गौरी ने मुन्ना को खोए हुए देखा तो थोड़ा सा पानी लेकर मुन्ना पर उछाल दी। अचानक पानी गिरने से मुन्ना की तंद्रा टूटी और उसने उठकर गौरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, गौरी की बच्ची, तुम्हें तो हम। गौरी उठी और जैसे ही भागने को हुई, मुन्ना ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर पकड़ते हुए कहा, हमसे बचकर कहाँ भागोगी? छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी, गौरी ने कहा। लेकिन मुन्ना ने उसे उठाकर दूसरी तरफ ले आया और छोड़कर पत्थर पर आ बैठा। अपने शर्ट पर गिरे पानी को झटकने लगा। गौरी प्यार से मुन्ना को देखने लगी। सूरज ढलने लगा था और सूरज की नारंगी रोशनी में मुन्ना का सांवला रंग और भी आकर्षक लग रहा था। मुन्ना ने गौरी को अपनी ओर देखते पाया तो अपनी भवें उचकाई। गौरी ने मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिला दी। उसने अपने पैरों को समेटा और जिस पत्थर पर बैठी थी उस पर रख लिया। उसने अपने हाथों को समेटकर घुटनों पर रखा और अपना गाल हाथों पर टिकाकर मुन्ना को देखने लगी। डूबते सूरज की रोशनी में गौरी का चेहरा चमक रहा था। मुन्ना ने देखा तो अपना फोन निकाला और एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर अपने फोन में क्लिक की। मुन्ना ने देखा गौरी के हाथों में, गले में, कानों में कुछ न कुछ पहना था, लेकिन उसके पैर सूने थे। गौरी के सूने पैरों को देखकर मुन्ना को कुछ याद आया। फिर बनारस से गौरी के लिए एक तोहफा लेकर आया था जो उसने अभी तक दिया नहीं था। मुन्ना ने अपनी जेब से उसे निकाला और उठकर गौरी के बगल में पड़े पत्थर पर आ बैठा और उसे पैर आगे करने को कहा। गौरी समझ नहीं पाई कि मुन्ना क्या करना चाहता है। उसने अपना पैर मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया। मुन्ना ने गुलाबी रंग की पन्नी में लिपटी चांदी की पायलों को निकाला और अपने हाथों से गौरी के पैरों में पहनाने लगा। ये करते हुए मुन्ना बहुत ही मासूम नजर आ रहा था। गौरी ने उसकी पलाई ली और अपनी उंगलियों को होठों से छूकर मुन्ना की तरफ उछाल दिया। एक लड़की के लिए प्यार में से खूबसूरत तोहफा भला क्या हो सकता है। मुन्ना ने गौरी के दोनों पैरों में पायल पहनाई और कहा, ये हम तुम्हारे लिए बनारस से लेकर आए थे। ये बहुत सुंदर है, मैं हमेशा इसे अपने पैरों में पहनूंगी, गौरी ने खुश होकर कहा। मुन्ना उस पत्थर से उठा और गौरी के बगल में उससे सटकर बैठते हुए कहा, तुम्हें याद है गौरी, जब तुम पहली बार बनारस आई थी और तुमने लोकल पायल खरीदी थी, हमने तभी सोच लिया था कि एक दिन हम अपने हाथों से तुम्हारे पैरों में चांदी की पायल पहनाएंगे। और तुम्हें इतना यकीन था कि ये दिन आएगा? गौरी ने मुन्ना की तरफ देखकर पूछा। सब प्रेम कहानियां ईश्वर के घर में नहीं लिखी जाती गौरी, कुछ यहाँ जमीन पर भी लिखी जाती है, हम इंसानों के द्वारा। हमारी तुम्हारी कहानी भी जमीन पर लिखी गई है, हमारे हाथों, और इसका साक्षी है हमारा बनारस, जिसकी हर गली, हर घाट और हवा तक हमें इस रिश्ते का एहसास करवाती है। मुन्ना ने गौरी की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा। गौरी तो बस जैसे मुन्ना की आंखों में खोकर रह गई। सूरज आधे से ज्यादा ढल चुका था। पानी के पास बैठने की वजह से गौरी को हल्की ठंड महसूस थी। उसने गले से अपना दुपट्टा निकाला और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। मुन्ना ने उसके हाथों से दुपट्टा लिया और उसे सर पर रखते हुए कहा, कुछ कमी लग रही है क्या? गौरी ने कहा। एक मिनट, मुन्ना ने कहा और अपने कान में पहनी सोने की बाली को निकाला और उसे गौरी के नाक में पहना दिया। नाक की बाली और सर पर दुपट्टे के साथ गौरी और भी प्यारी लग रही थी। और इस बार मुन्ना ने गौरी की पलाई ली। ये देखकर गौरी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। मुन्ना मुस्कुराया तो गौरी ने कहा, अब भी कोई कमी है क्या मिश्रा जी? मुन्ना को गौरी के मुंह से मिश्रा जी सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसने हाथ से गौरी को रुकने का इशारा किया और फिर अपने बाएं हाथ की हथेली गौरी के सामने खोलकर दूसरे हाथ की उंगलियों से कुछ उठाने का इशारा किया और गौरी की मांग से छू दिया।
गौरी का दिल धड़क उठा। अगले ही पल मुन्ना ने दोनों हाथों से कुछ पकड़ने का इशारा किया और गौरी की गर्दन से लगाकर उसे बांधने लगा और फिर गौरी से दूर होकर खुद ही मुस्कुरा उठा। दरअसल मुन्ना गौरी को उसके नाम का, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की कमी के बारे में बता रहा था। गौरी को जब ये समझ आया तो वह शर्मा कर अपना सर मुन्ना के कंधे पर टिका देती है। मुन्ना ने गौरी के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और दोनों ढलते सूरज को देखने लगे। कबीर नीलिमा से मिलने जेडी मॉल की पार्किंग में चला आया, जो कि नीचे अंडरग्राउंड में थी। पिछले कुछ महीनों से ये मॉल बंद पड़ा था। नीलिमा ने मिलने के लिए ऐसी जगह क्यों बुलाया है, ये कबीर समझ ही नहीं पाया, लेकिन उसका नीलिमा से मिलना बहुत जरूरी था। कबीर नीलिमा को ढूंढते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग में आया और इधर उधर देखा। धूल से भरी गाड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं था। कबीर ने इधर उधर नीलिमा को देखा, लेकिन नीलिमा वहां नहीं थी। नीलिमा, नीलिमा, क्या तुम यहाँ हो? कबीर ने कहा। नीलिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो कबीर को थोड़ा अजीब लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कबीर ने वहां से निकलना बेहतर समझा और जैसे ही आगे बढ़ा, एक जोर का धक्का आकर उसे लगा। कबीर पीछे जा गिरा। उसने देखा एक आदमी ने पार्किंग से बाहर जाने वाले रास्ते का शटर गिरा दिया है और दूसरा आदमी हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा लिए कबीर की तरफ बढ़ रहा है। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? कबीर ने उठते हुए कहा। दोनों चुपचाप आकर कबीर के सामने खड़े हो गए, लेकिन कहा कुछ नहीं। तभी कबीर के पीछे खड़े आदमी की आवाज आई। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन चुका है। कबीर ने ये आवाज सुनी तो हैरानी से पलटकर पीछे देखा। उसका शक सही था। ये वह आवाज उसके अपने ही पिता विक्रम अरोड़ा की थी, जो कि सिगरेट मुंह में रख के उसका कश ले रहा था। डैड, आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं आपका बेटा हूँ डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कबीर ने हैरानी से कहा। कौन सा तू मेरा सगा बेटा है? तू मेरी सौतेली औलाद है। मैंने तुमसे इन सबसे दूर रहने को कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब यहाँ अपनी जान गंवाने चले आए। विक्रम ने गुस्से से कहा। आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो फिर उस रात एक्सीडेंट के बाद मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते। कम से कम आपका ये घिनौना चेहरा मेरे सामने नहीं आता। कबीर ने नफरत भरे स्वर में कहा। मैंने नहीं, बल्कि उस डीसीपी ने तुम्हें बचाया था, वरना मेरे रास्ते का कांटा तो उसी रात निकल जाता। जिस धंधे में मैं हूं उसके दो ही रूल हैं, या तो उसमें शामिल हो जाओ या फिर सज जाने के बाद जिंदगी को अलविदा कह दो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। खत्म कर दो इसे। कहते हुए विक्रम वहां से जाने लगा तो कबीर ने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा। मेरे खत्म होने से आपका ये खेल खत्म नहीं हो जाएगा डैड। आप बस इंतजार करना अपनी बारी का। विक्रम ने सिगरेट फेंक कर उसे पैर से कुचला और वहां से चला गया। दोनों आदमी कबीर को बुरी तरह मारने लगे। कबीर ने सामना किया, लेकिन अकेला लड़का कब तक उन लोगों से बचता। घायल होकर वह नीचे गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। उनमें से एक ने जैसे ही डंडा हवा में उठाया और कबीर के सर पर मारने को हुआ, अंडरग्राउंड का शटर खुलने की आवाज से उसका हाथ रुक गया और दोनों ने शटर की तरफ देखा जहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उन दोनों को उसका चेहरा नहीं दिखा। कबीर ने उस तरफ देखा और अगले ही पल बेहोशी से उसकी आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, आखिर कौन था वो आदमी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर करें। आप चाहे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय। और हाँ, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। महादेव आपके सारे दुख हरे और आपको खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे। हर हर महादेव।